नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार देवी नागरानी की लिखी हुई कहानी मधुर मिलन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं कभी बड़ी नहीं बनना चाहती। तो क्या तुम सदा बच्ची बनी रहोगी? हाँ, यूं ही तुम्हारे साथ साथ बचपन बिताते हुए तुम्हारे साथ ही बड़ी से बूढ़ी होना चाहती हूँ। शर्त यही कि तुम्हारा साथ मेरा साया बने। और उस सपने का क्या जो तुम एक बड़ी कलाकार बनने के देखती रही हो? वो तो तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर गाने का सपना सदा दिल में पनपता आया है। तुम बड़े गुलकार बन जाओगे तो मैं समझूं कि मैं हो गई हूँ। बस यही एक सपना पूरा होने का ख्वाब देखती रहती हूँ। वो पूरा होगा ना? होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा प्रमिला? इस तरह दिल छोटा नहीं करते। सिर्फ तुम्हें किसी गुरु से संगीत की साधना के लिए दीक्षा लेनी होगी, जैसे मैं ले रहा हूँ। कहते हुए रामोजी ने प्यार भरी निगाह से उसकी ओर देखा। नहीं रामोजी, अब शायद ये ना होगा। मैं उस राह कभी ना जा पाऊंगी। कंगाल की नियति कहाँ उसके हाथ में होती है। प्रमिला, ऐसा मत कहो। तेरे सुर और मेरे गीत वाला सपना अधूरा रहे, ये मैं भी नहीं चाहूँगा। तुम बड़ी होकर एक मशहूर कलाकार बन जाओगी तो मुझे खुशी होगी। नहीं रामोजी, मेरे घर की माली हालत ऐसी नहीं कि मैं ऐसा कुछ भी कर पाऊँ। मुझे तो बस तुम्हारे साथ की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। पगली कहेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? स्कूल के दो मासूम साथी साथ चलते चलते प्रेम की पगडंडियों से गुजरते हुए जीवन भर साथ चलने के सपने संवारने लगे। दिन तमाम इसी उधेड़बुन में प्रमिला अपने घर को संभालते हुए रात को जाग कर अपनी पढ़ाई करती। सुबह बीमार दादी को चाय देकर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलती। माता पिता का स्नेह लाड़ दुलार क्या होता है ये उसे पता ही नहीं था। बस एक साथी जो राह चलते मिला, उसके साथ स्नेह का नाता बांध लिया। वो हर दिन स्कूल से पहले वाले मोड़ पर रामोजी की राह देखती। जब वो नुक्कड़ से आता दिखाई देता तो दोनों साथ साथ चलते हुए स्कूल जाते और लौटते हुए इसी मोड़ से अपने अपने रास्ते बदलकर अपने घरों की ओर रुख करते। पहला प्यार भी कितना मासूम होता है, सांसों में महक भर देता है। दोनों, प्रमिला व रामोजी, यही महसूस करते और एक दूसरे से मिलने की कशिश उन्हें राह के उस मोड़ पर इंतज़ार के लिए रोक लेती। अचानक एक दिन उसी मोड़ पर रामोजी रोज की तरह लंबे समय तक प्रमिला का इंतज़ार करता रहा। फिर अकेला ही स्कूल गया। वहाँ भी प्रमिला को न पाकर परेशानी से घिर गया। कई दिनों तक ये सिलसिला चला और निराशा के सायों ने खौफ से घेर लिया। उस मोड़ पर जैसे वक्त आकर ठहर गया। रामोजी सोचता रहा, क्या वो आगे बढ़कर जीवन को अपनाए या उस दोराहे पर खड़े होकर अपने साथी का इंतज़ार करे। दोनों की मंजिल एक थी, पर अब रास्ते जुदा जुदा से होते जान पड़े। मन में विश्वास था कि मंजिल गर एक है तो रास्ते खुद ब खुद कहीं न कहीं किसी दिशा में जरूर आकर मिलेंगे। जिंदगी की बदलती करवटों के दौर में दादी प्रमिला का साथ निभा न सकी। खिजा के एक करारे झोंके ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब प्रमिला बिल्कुल अनाथ सी हो गई। जीते जी दादी जिस चर्च के पादरी के साथ अपनी सेवाओं द्वारा जुड़ी हुई थी, उसी चर्च के पादरी ने प्रमिला की सार संभाल लेने की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपनी छत्र छाया में लेकर उसके खाने पीने रहने व पढ़ाई का इंतज़ाम भी अपने ही चर्च के प्रांगण में कर लिया, जो पुराने स्थान से कुछ दूर एक स्थगित इलाके में था। उसी चर्च के स्कूल में पढ़ते पढ़ते सालियाना परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रमिला पादरी की मदद से उसी स्कूल में टीचर की नौकरी पर लग गई। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक वो स्कूल का काम करती, बाकी का समय वहीं चर्च की सेवाओं में बिता देती। अब यही उसकी दुनिया बन गई, जहाँ उसे अपने बचपन के प्यार को सीने में संजो कर रखना पड़ रहा था। बस जहन में सोच के संसार में सुबह से शाम तक आशाओं भरी नज़रों से इंतज़ार करती और शाम होते ही निराशा की चौखट पर आह भर लेती। इसके सिवा उसके पास कोई और विकल्प ही न रहा। बाहरी दुनिया से जैसे वो कट सी गई। इधर रामोजी नियमानुसार उसी नुक्कड़ पर उसका इंतज़ार करता, इसी उम्मीद से कि कभी न कभी कहीं से तो प्रमिला की एक झलक उसके प्यासे मन को राहत देगी। पर उसकी आरजू रोज़ सुबह जिस आशा से जिंदा हो उठती, शाम ढले उसी निराशा भरे बोझ से जैसे निष्प्राण होती जाती। ये चिर विरह
अब उसके बर्दाश्त के बाहर थी। उसे खोज निकालने के सभी दरवाजे बंद दिखाई दिए। कहाँ ढूंढे उसे, किस गली, किस इलाके में? उसका शहर भी कोई कम बड़ा तो न था। दिन, हफ्ते, महीने इसी तरह गुजरे और देखते देखते 8 साल बीत गए। अब तो प्रमिला भी बड़ी हुई होगी, पहले से ज़्यादा खिली खिली, निखरी निखरी। सुंदर तो वो थी ही, अब तो वो कली से फूल बन गई होगी। बस इसी सोच में रामोजी खोया रहता। हताश भरी सोच की घुटन से बाहर निकलकर रामोजी ने कुछ सोचा और तय किया कि वो कलाकार बनेगा। संगीत की दुनिया से नाता जोड़कर शायद कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई प्रीत को पा लेने का रास्ता ढूंढ लेगा। बस मन में एक नई आशा, नई उमंग लेकर वो संगीत की धुन में दिन रात रियाज करते हुए संगीत के सुरों में खो जाता। अपनी निष्ठा और साधना से रामोजी संगीत की दुनिया का एक दमकता हुआ सितारा बन गया। अब वो रामोजी न रहा, रणजीत सहाय बन गया, जिसकी आवाज़ उसकी पहचान बन गई। बरसों बीत गए, पर पुराने प्यार का पौधा दिल में अब भी लहलहाता रहा। आग दोनों तरफ से बराबर की लगी हुई थी। दोनों के दिलों में मिलन की अधूरी आस थी, जिसको संपूर्णता से पाने की उनकी चाहत बन गई। रणजीत सहाय के दिल की कसक अब दर्द भरी आवाज़ में अपनी दास्तां सुनाने में कामयाब होती रही। उसकी आवाज़ में एक चुंबकीय दर्द था जो सुनने वाले को अपनी ओर खींचता। वो हरसू चर्चित होता रहा। प्रमिला भी उस खबर से बेखबर न थी। रेडियो पर उस आवाज़ को सुनती और मन ही मन सोचती कि कहीं यही तो उसका रामोजी नहीं। रामोजी और रणजीत सहाय। प्रमिला हर रोज़ पादरी के स्थानालय से स्कूल के लिए निकलती। कभी कभी उस चौराहे से उस मोड़ तक घूम फिर आती, जहाँ से कभी रामोजी उससे मिलने के लिए तेज़ कदम बढ़ाते हुए आता और उसके सामने खड़ा हो जाता। और एक दिन बेखबरी के आलम में उस चौराहे पर रास्ता पार करने के लिए मुड़ी, पर लाल बत्ती होने पर रुक गई। लेकिन उसकी आंखें अपने प्रिय की तलाश में एक आस, एक प्यास लिए भटक रही थीं। और जैसे ही हरी बत्ती जली, वो उधेड़ बुन में हड़बड़ाहट भरे कदमों से कुछ यूं आगे बढ़ी कि उसकी चप्पल टूटकर रास्ते पर ही उसे लड़खड़ाने पर मजबूर करती रही। चप्पल क्या टूटी, वो खुद भी टूटकर एक कार के सामने बिखर गई। भीड़ जमा हुई। खून से लथपथ शरीर को कुछ राही एक दूसरे की मदद से गरवारे अस्पताल ले आए। वहीं उसे नर्स और डॉक्टरों के हवाले करके राही अपनी अपनी राह चले गए। अब गरवारे अस्पताल के कर्मचारी दुविधा में थे कि मरीज को वहां दाखिल किस नाम से किया जाए। परिचय का कोई सूत्र न पाकर उसके पर्स की खोज हुई, जिसमें उन्हें कुछ सुराग मिले। वो जिस स्कूल में काम करती थी उसका कार्ड मिला। पादरी का नाम, स्कूल का पता और उसके ओहदे का पूरा परिचय। फिर तो हर मुश्किल आसान हो गई। पादरी को सूचित करते हुए प्रमिला का उपचार शुरू हो गया। घाव गहरे थे और पेशानी के पास भी अधिक चोट आने के कारण उसकी दाईं आंख सूज गई थी। बेसुध सी हालत में उसे जनरल वार्ड में रखा गया। हादसों में करिश्मों का शुमार ना होता तो कोई भी कुदरत के कानून को ना मानता, भगवान के विश्वास में आस्था न रखता। रणजीत सहाय के जितने भी सिनेमा जगत के दोस्त थे, उतने ही दुश्मन भी। उसी दिन वो सोच से घिरा हुआ राह जाते जाते अपने ही दुश्मनों की कार से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसे भी गरवारे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां प्रमिला का इलाज चल रहा था। दोनों मरीज बाहर से अपने तन का उपचार तो कराते रहे, पर दोनों मन से अधिक लहूलुहान थे। समय समय पर जब भी उन्हें होश आता तो मन ही मन वे अपने मीत मिलन के लिए दुआ मांगते रहते। आज प्रमिला के उपचार का तीसरा दिन था। सुबह डॉक्टर नंद किशोर ने आकर प्रमिला की जांच करते हुए नर्स को 3 दिन और इलाज जारी रखने की हिदायत दी। वे हर सुबह आकर प्रमिला से मिलते, हालचाल पूछते। बातों से डॉक्टर जान गए थे कि उसके मरीज को प्रेम की लाइलाज बीमारी भी है, पर वे अपने कार्य और फर्ज की अदायगी में इतने व्यस्त थे कि वे प्रमिला की कोई मदद नहीं कर सके। आज प्रमिला की जांच के पश्चात चार्ट में कुछ दर्ज करते हुए उन्होंने नर्स को एक और काम सौंपते हुए कहा, कमरा नंबर 45 का मरीज रणजीत सहाय, जो संगीत जगत का सितारा है, उसके डिस्चार्ज की कार्रवाई पूरी कर दो। मेरे चेकअप के बाद वो यहाँ से जा सकता है। दिल की धड़कन तेज हुई। नीम बेहोशी की हालत में प्रमिला ने जांच करते हुए डॉक्टर नंद किशोर का हाथ कुछ ऐसे थामा जैसे वो उनसे कोई इल्तिजा कर रही हो। डॉक्टर ने सवाली नज़रें उठाकर प्रमिला की ओर देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहती हो?
हाँ डॉक्टर, बड़ी धीमी और कमज़ोर आवाज़ में प्रमिला ने उन्हें बताया कि वो रणजीत सहाय की गायकी की बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर उससे मिलने की इजाज़त उसे मिल जाए तो वो उन्हें एक झलक देख आए। दूसरी सूरत में अगर डॉक्टर के निवेदन पर वो 2 पल उनके सामने आए तो उसके दिल का अरमान पूरा हो जाएगा और उसे सुकून मिलेगा। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान हुए। ये कैसी इल्तिजा है? डॉक्टर, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आप फरिश्ते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका मुझ पर यह बड़ा एहसान होगा। आप अपनी इस मरीज को एक नया जीवन दान दीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। ना मत कहिएगा। जाने क्या था उसकी अनुनय विनय में कि डॉक्टर हैरान सा रह गया। कुदरत के गर्भ में अनेक राज छुपे होते हैं, ये वो जानता था, पर इस अवस्था में प्रमिला की चाहत का कोई ठोस कारण वो नहीं जान पाया। मरीज के लिए तो डॉक्टर खुदा होता है। यही सोचकर मैं कोशिश करूंगा कि उसे यहाँ ले आऊं, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम उस तक पहुंच सको। कहते हुए डॉक्टर जनरल वार्ड के 2-3 मरीजों को देखकर स्पेशल वार्ड की ओर बढ़ गए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत गए। प्रमिला की आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहीं, जहाँ से डॉक्टर के साथ रणजीत सहाय को आना था। रामोजी नाम के आगे पीछे ऐसा कोई नाम जुड़ा था, ऐसा उसे याद नहीं रहा। बस एक ही नाम रामोजी याद था। 3 घंटे के बाद दरवाजे से डॉक्टर नंद किशोर को भीतर आते देखा। उसके पीछे वो नौजवान कुछ कमज़ोर हालत में आता हुआ जान पड़ा। दूर से तो वो नहीं पहचान पाई, पर पास आते ही उसकी खुशी का बांध कुछ यूं टूटा कि खुशी के अविरल अश्रु धार बनकर उसकी आंखों से बहने लगे। रामोजी, इससे अधिक वो कुछ ना कह सकी। बस अपनी आंखें ऐसे मूंद लीं जैसे उसने कोई खुली आंखों से सपना देखा हो, जिसे वो उसे अपनी सांसों में समा लेना चाहती हो। प्रमिला, कहते हुए रणजीत सहाय ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उसके पलंग के पास आकर प्रमिला का हाथ अपने हाथ में लेकर बेतहाशा उसे चूमने लगा। डॉक्टर समझ गया कि 2 बिछड़े प्रेमी मिले हैं और उसने रणजीत की पीठ थपथपाते हुए उन्हें कुछ पल वहाँ गुजारने की मोहलत देते हुए खुद दरवाजे की ओर रुख किया। धन्यवाद डॉक्टर। दोनों के मुंह से एक साथ निकली आवाज़ को सुनते ही डॉक्टर नंद किशोर के चेहरे पर एक सूरजमुखी सी मुस्कुराहट फैल गई। अब दुआ में बदल चुकी थी। 2 प्रेमियों को मिलने मिलाने के सभी दरवाजे खुल गए। जीवन पथ पर फिर से साथ चलने के लिए दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधकर एक दूसरे का हाथ थामे एक नए सुनहरे सपनों के संसार में मधुर मिलन की संभावना व सद्भावना के साथ एक हो गए। 2 बरस बाद उसी हॉस्पिटल में दोनों अपने पहले प्यार की निशानी का चेकअप कराने आए और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए एक बार फिर प्रमिला ने रामोजी को चिढ़ाते हुए कहा, मैं कभी बड़ी नहीं बनना चाहती थी। प्रमिला, अब तो तुम बड़ी बन जाओ, एक नन्हे बच्चे की माँ बनने जा रही हो। मैं तुम्हारे साथ जीवन गुजारते हुए बड़ी हुई हूँ, बस अब बड़ी से बूढ़ी होना चाहती हूँ। प्रमिला, लगता है माँ बनने के बाद भी तुम्हारा बचपना बाकी है। अब बूढ़ी होने में बहुत समय है, लंबा सफ़र तय करना है, रिश्ते नातों के पनपने पर नानी दादी बनना है, नातियों पोतियों को झूले में लोरियां गाकर सुलाना है। बड़ी से बूढ़ी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। और लाज की लाली प्रमिला के चेहरे पर छा गई। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी हुई एक प्रेम कहानी मधुर मिलन। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।